बात होगी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों की, जो हो रही हैं इस वक्त तेज। पहले चरण के नॉमिनेशन के लिए कल यानी मंगलवार आखिरी तारीख है, लिहाजा हर पार्टी इस वक्त एक्शन में है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। अब बीजेपी ने अपनी 2 सूची जारी की, जिसमें पहले 15 और फिर दूसरी सूची में 1 नाम सामने आया, तो कुल मिलाकर 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के सभी उम्मीदवार जिनका जिक्र मैं अभी करने जा रही हूं, 16 में से 8 मुस्लिम उम्मीदवार है। जरा बारीकी से इस पूरी की पूरी सूची को समझिएगा। जो पहली सूची है उसके जरिए बीजेपी ने एक बड़ा सियासी दांव चल दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की अभी तक 2 सूची जारी की है। पहले चरण की 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें आधी से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम समुदाय को टिकट दिया है। बीजेपी ने मुस्लिम पर भरोसा जताकर घाटी में कमल खिलाने का प्लान तैयार किया है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की रणनीति चुनाव में कितनी कारगर साबित होती है। 50% मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा है, 7 हिंदू समुदाय के प्रत्याशी उतारे, जिसमें से 1 कश्मीरी पंडित है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने ऐसे ही मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव नहीं खेला है, बल्कि ये एक सोची समझी हुई रणनीति के तहत में उतारे गए प्रत्याशी हैं। मानना बीजेपी का यह है कि घाटी में अगर कमल खिलाना है तो मुस्लिम उम्मीदवार पर भरोसा करना ही होगा। बीजेपी का सियासी आधार यूं तो जम्मू रीजन का क्षेत्र है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जम्मू रीजन से काम नहीं चलने वाला। वहां कश्मीर में भी सीटें चाहिए, और पिछली बार यही हुआ। अगर 2014 के चुनाव में सिर्फ जम्मू रीजन तक सीमित ना होती पार्टी, तो सरकार अपने दम पर बना सकती थी, लेकिन क्योंकि उतना बहुमत था ही नहीं, इसलिए पीडीपी का सहारा लेना पड़ा और ये गठबंधन चला नहीं। तो इस बार बीजेपी की पूरी खवाज ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने ही दम पर लाई जाए, और इसके लिए अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की पैरवी करनी पड़ती है तो उनको मौका देना चाहिए। बीजेपी ने जम्मू रीजन से काफी हिंदू उम्मीदवार उतारे। कश्मीर रीजन में मुस्लिम वोट्स का प्रभाव है, तो कश्मीर रीजन में बीजेपी का भरोसा मुस्लिम उम्मीदवार है। पंचायत चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने मुस्लिम वाला दांव खेला था, और बीजेपी इस मुस्लिम वाले दांव में काफी हद तक कामयाब रही। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद अब जब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 3 चरण में चुनाव होगा, तो तैयारियां उसी हिसाब से की जा रही हैं। पार्टियां पूरा दम दिखाने के लिए जुटी हुई हैं। एक तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कल गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर हो चुका है। समीकरण सामने आ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीपीएम पैंथर्स पार्टी 1-1 सीट, 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को होनी है, लेकिन चुनावी प्रचार में एग्रेशन दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 अहम क्षेत्रीय पार्टियां, यानी जो जम्मू कश्मीर की अहम क्षेत्रीय पार्टियां हैं 2, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरा पीडीपी, इन्होंने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। चुनाव में सबसे ज्यादा आर्टिकल 370 और एलओसी ट्रेड पर बात हो रही है। अब एनसी और पीडीपी ने अनुच्छेद 370 पर विशेष फोकस किया है। दोनों पार्टीज आर्टिकल 370 की बहाली का वादा कर रही हैं। ये कहती हैं कि सरकार हमारी बनेगी तो आर्टिकल 370 की बहाली फिर से होगी। एनसी और पीडीपी ने एलओसी के आर पार कारोबार फिर से शुरू करने की बात कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे पहले अपने घोषणा पत्र में इन दोनों मुद्दों का प्रमुखता से जिक्र किया, जिसके बाद बीजेपी आक्रामक हो गई। बगैर वक्त गवाए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली और कांग्रेस से सवाल दाग दिए। राहुल गांधी से पूछा, आर्टिकल 370 को लेकर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र से कांग्रेस सहमत है? क्या एलओसी से कारोबार का समर्थन कर आतंकवाद बढ़ाना चाहती है? और अमित शाह ही नहीं, बल्कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गए। आपको बताते चले कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन अपना किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात घोषणा पत्र में कही। हालांकि इंतजार अब कांग्रेस के घोषणा पत्र का है, जिससे पता चलेगा कि कांग्रेस का आर्टिकल 370 पर आखिर स्टैंड है क्या। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के घोषणा पत्र में बहुत कुछ समानताएं हैं, और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कॉपी करने का आरोप पीडीपी पर लगा दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सब हमारे घोषणा पत्र की कॉपी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने हैं, 18, 25 और 1 अक्टूबर। सबसे ज्यादा वोटिंग जो लास्ट का रहेगा, 1 अक्टूबर का जो चुनाव रहेगा उसमें होनी है। सबसे ज्यादा सीटों पर 40। 4 अक्टूबर को नतीजे आने हैं, लिहाजा सभी पार्टीज अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रही हैं, और उसी रणनीति के तहत में घोषणा पत्र से लेकर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान लगातार किया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सैयद तजम्मुल इस वक्त जुड़ गए हैं। सैयद तजम्मुल, बहुत हद तक पिक्चर क्लियर हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ साथ हैं, पीडीपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। ओवरऑल अगर अभी फिलहाल जो मौजूदा सिनेरियो है इसको देखकर आपका क्या आकलन है?
देखिए, घाटी में ये जो चुनाव होने हैं, ये 35 से 370 खत्म होने के बाद जो रीजनल पार्टीज हैं और नेशनल पार्टीज हैं, उनके बीच में अनबन काफी वक्त तक रही। चाहे वो बीजेपी हो या उसके समर्थन में बाकी पार्टियां हो, जो 370 को जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ी राहत नहीं मानते थे, बल्कि एक रुकावट मानते थे। अब वक्त गुजर गया और कल जब साबिक फॉरेन मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जिस वक्त जम्मू कश्मीर आए, तो बात साफ हुई कि जम्मू कश्मीर में इन सीटों के बंटवारे को लेकर जो सलमान खुर्शीद और वेणुगोपाल राय जब आए तो बात बनी और 51-32 के रेशो के साथ दोनों पार्टियां चुनावी अखाड़े में जमा होंगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में जिन लीडरों को टिकट नहीं मिले, वो बैक टू बैक रिजाइन करेंगे। आज 15 के करीब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट स्ट्रक्चर के थे, जिन्हें ज्वाइंट शेयर सीटिंग के बाद सीट नहीं मिली, वो रिजाइन कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और फायदा नुकसान बाद में होगा। लेकिन जिस वक्त आप पीडीपी की बात करते हैं, वो अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगी और इलेक्शन मैनिफेस्टो में तमाम चीजें रखी गई हैं, जिनमें पावर यूनिट कितने फ्री मिलेंगे, 200 पर महीने के लिए, और इसी तरह से पावर प्रोजेक्ट्स की भी बात हुई है, एलओसी ट्रेड की बात हुई, जिस तरह से आपने विस्तार में तमाम तंजीमों का बता दिया। लेकिन जमात इस्लामी के लिए उनने बैन हटाने का मुतालबा किया है, ताकि तमाम लोग जो हैं उन्हें आप एक ही यार्ड स्टिक के साथ इस चुनाव में देख पाएंगे। वक्त गुजरता गया और जम्मू कश्मीर में अब चुनाव आते आते बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट जो है कल शाया कर दी। पहली लिस्ट में रविंद्र रैना अभी तक नजर नहीं आए, कविंदर गुप्ता नजर नहीं आए, इसके अलावा डॉक्टर निर्मल सिंह, ये पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो नजर नहीं आए। और इसी तरह से काफी ज्यादा लीडर ऐसे हैं जिन पर शायद जैसे प्रिया और सेठी इसीलिए बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी का जिक्र किया जा रहा है कि पुराने नेताओं को भी साइड किया गया है, नए चेहरों पर दाव लगाया जा रहा है। लेकिन इससे असंतोष भी तो फैल रहा है पार्टी में। एक पूजा ये भी है, दूसरा ये है कि शायद उनका नाम कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करके दूसरे लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि इसका अभी हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नौशहरा का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बड़ा सेफ माना जाता है रविंद्र रैना के लिए। और वहां पर जो पूर्व पीडीपी के कैंडिडेट थे, उनने 28,500 वोट लिया था, लेकिन फिल वक्त वो उमर अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा मिले हैं सुरेंद्र चौधरी। इसी तरह से वहां पे जो रविंद्र रैना है वो उनको सेफ माना जाता है। लेकिन कविंदर गुप्ता का कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, वहां पे सिख लीडर को कैंडिडेट के तौर पर लाया गया, ताकि मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, पंडित बिरादरी के लोग सबको टिकट मिल जाएगा। लेकिन फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रहे डॉक्टर निर्मल सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल सिंह जो है, उन्हें सीट नहीं दी गई। वो उनका डिलिमिटेशन के बाद बिलावर से दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूंसी हट गया, लेकिन उन्हें मैंडेट कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने के बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया। शायद हो सकता है कि दूसरी लिस्ट में उनका कॉन्स्टिट्यूंसी या तो चेंज हो जाएगा या नहीं मिलेगा। ये बड़ी सरप्राइजेस दी है बीजेपी ने, जहां उन्होंने 4 स्टार्स जिनका अनुभव है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, आरएसएस के बड़े करीब रहे हैं, बीजेपी के बड़े करीब रहे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन जो रणनीति बीजेपी की है, जिस तरह से पूजा आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को बराबर का टिकट दिया गया, जो कि मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर में, जब कश्मीर प्रोविंस की बात करते हैं तो जितने लोग बीजेपी के साथ जुड़े थे, सोफी यूसुफ का दूसरा इलेक्शन होगा। इससे पहले वो काफी समय मिनिस्टर के मिनिस्ट्री में भी रहे, और यानी मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे, एमएलसी रहे और गवर्नमेंट में रहे। प्रिया सेठी एमएलए रिजर्व रही है वुमेन्स कोटा से, उन्हें टिकट नहीं मिला है। लेकिन ये सारी चीजें हैं कि जब आप कश्मीर आते आते, रविंद्र रैना ने बड़ी अहम बात कही कल के उस अप साउंड बाइट में। उन्हें कहा कि हम कश्मीर घाटी में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, लाइक माइंडेड कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे। यानी त्राल से कोई भी कैंडिडेट बीजेपी का अभी तक नहीं है। उनका प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर बड़ा वाइब्रेंट है और बहुत ज्यादा वोकल है, बीजेपी के लाइन्स पे जबरदस्त बोलते हैं। अवतार सिंह वहां पे सिख लीडर हैं, लेकिन वहां पे जो सिख समुदाय का एक बड़ा वोट है। लेकिन जो अलायंस पीडीपी माइनस बीजेपी की है, यानी एनसी और कांग्रेस, उन्हें सिख लीडर को दिया, सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी को दिया, जो कि जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के, काफी वक्त से कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, गुलाम नबी आजाद के साथ नहीं गए, बिल्कुल राहुल गांधी के साथ खड़े रहे यहाँ। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकटें मिली है, वो देखने वाली बात होगी कि उनके मुकाबले में भी मुस्लिम समुदाय का ही कैंडिडेट है। अच्छा, लेकिन और कुछ सरप्राइजेस, जी बात पूरी कीजिएगा पहले। एक सरप्राइज बड़ी दे दी बीजेपी ने कि उन्होंने अपने पूर्व 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर को टिकट नहीं दी।
एक तो कविंदर गुप्ता जी को, दूसरा डॉक्टर निर्मल सिंह को, और पूर्व मंत्री जो रही है प्रिया सेठी, लेकिन उनके हस्बैंड को टिकट दी गई युद्धवीर सेठी को, जो कि काफी वाइब्रेंट है, और राजेश गुप्ता के देहांत होने के बाद उनकी जगह जो है उनको टिकट दे दी गई है। और इसी तरह से 32 वर्षीय बहुत कम उम्र में ही किश्तवाड़ में परिहार जो खानदान है उनके घर से महिला को टिकट दे दी गई। गोया सब चीजों को मद्देनजर रखा गया, और मैक्सिमम चीज, और बड़ी बड़ी अहम बात है कि जो बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे हैं और प्रेसिडेंट रहे हैं सत शर्मा, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। गालिबन एक नया सरप्राइज है, एक नया मूव है कि जहां एंटी इनकम्बेंसी इंडिविजुअलिटी में कहीं पर हो, वहां पर बीजेपी ने शायद टिकटों के तकसीम कारी के वक्त कुछ और फार्मूला दिया। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं, उनका जो आकलन है कि मुकाबला उस लिहाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी ज़्यादा नज़र आता है। तो कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच नज़र आती है। कांग्रेस 5 से 7 सीटें ले सकती है, ऐसे ही पीडीपी की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर 15 से 18 के बीच सीटें ले सकती है। अभी आप जो स्थिति देख रहे हैं उसमें क्या वाकई मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी है अभी, या फिर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस वर्सेस बीजेपी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने 25 सीटें ली थी, ये धारा 370 से पहले की बात है। क्या जम्मू के लोग जो है उसके बाद विकास को देख पाए, एम्प्लॉयमेंट को देख पाए? ये जम्मू के लोगों पे निर्भर करता है कि क्या उन्हें बीजेपी का ये फार्मूला जो तरक्याती दौर में चला वो पसंद आया या नहीं, या कांग्रेस की तरफ उन्हें पार्लियामेंट सीट उन्हें नहीं दी लेकिन वोट अच्छा दिया, कांग्रेस की तरफ जाएंगे। कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन वहां है, वहां पे पीडीपी शायद उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, और गालिबन इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो स्टे अवे करेगी कुछ सीटों से जहां पे अलायंस को नुकसान, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर उनका एजेंडा अलायंस को पसंद है तो वो अपने उम्मीदवार सारे पीछे करेगी। जिस तरह से इंडिया ब्लॉक में पार्लियामेंट में पीडीपी को बाहर रखा था, लेकिन उन्होंने अपना चुनावी उम्मीदवार उन जगहों पर नहीं उठाया जहां पर कांग्रेस का मजबूत था। दरअसल पीडीपी का मुकाबला काठी में एनसी के साथ ही था, कांग्रेस के साथ नहीं है। अब चूंकि जो आप आंकड़े बता रहे हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, पीछे 28 सीटें पीडीपी के पास थी, 25 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थी, और 11 सीटें कांग्रेस के पास थी, 15 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी। अब ये जो आंकड़ा रिवर्स हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है कि आपने सरकारें चलाई, उसके बाद इतनी कुछ परेशानियां उठाई पड़ी, अब रिवर्सिबल में पीडीपी का फायदा और नुकसान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उठाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिवर्सिबल जो रिफ्लेक्टर है वो पीडीपी को दिखता है लोग, यानी 2 ऑप्शन घाटी में है, तीसरा ऑप्शन जो है वो जम्मू में बीजेपी का है। और बीजेपी जहां आंकड़ों की हम बात करें, अगर हम प्री मैच एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से मुकाबला तीनों टीमों के दरमियान हो सकता है, जहां 25 सीटें सिर्फ जम्मू संवाद में बीजेपी को हासिल थी, उन्हें सस्टेन करना होगा। और अगर वो उन सीटों को सारी की सारी सीटों को कंट्रोल कर पाए तो यकीनन घाटी में जो लाइक माइंडेड उनकी पार्टीज हैं, अगर उनकी कोई सीटें आई, इंडिपेंडेंस की कोई सीटें आई, तो बीजेपी और एनसी तो इकट्ठे नहीं साथ जा सकता है। लेकिन जब मुकाबला आप देखते हैं घाटी में, तो यहां एक बार फिर पीडीपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। अब अगर कांग्रेस पार्टी को कई टिकटें मिली है, मैं पूजा आपको मिसाल समझा दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो टिकटें कांग्रेस को घाटी में दी है जहां पर उनका मुकाबला पीडीपी के साथ है। देखें, लंगेट से शुरू करते, इंजीनियर रशीद वाली सीट कांग्रेस को दे दी, वहां तो मुकाबला है ही नहीं। वहां इंजीनियर रशीद ने अभी भी पार्लियामेंट चुनाव 5 लाख से ज्यादा वोट लिया, अगर उसका बेटा, उसका भाई भी खड़ा हो जाता है तो यकीनन वहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ मुकाबला है, वहां पर आपको पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुकाबला नहीं है। उसके बाद जब आप बानिहाल जाते हैं, बानिहाल में कांग्रेस पार्टी के वकार रसूल को फ्रेंडली रखा गया, जो अभी अभी प्रेसिडेंट थे तारिक हमीद करक के बनने से पहले 1 ही हफ्ता हुआ, वहां पर फ्रेंडली मुकाबला है। सोपोर में हाजी रशीद अब्दुल डार है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हाजी रशीद साहब, उनको वहां पर फ्रेंडली मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि हमारा उम्मीदवार जीत सकता है, वहां कांग्रेस के लिए सीट नहीं छोड़ी। जहां उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी अच्छा कर सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे फ्रेंडली मुकाबला रखा है। यानी इंजीनियर रशीद के मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, कांग्रेस को आगे किया, सिर्फ हारने के लिए आगे किया। वहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ज्यादा मुकाबला होगा, उसके बाद पीडीपी का मुकाबला होगा। यकीनन जो इक्वेशन बनी हुई है, जो 15 विधायक मैं आपको बता रहा हूं जो रह चुके हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला है, चाहे वो इंद्रवाल के अजय शर्मा जी हो, चाहे वो सज्जाद शाहीन साहब हों, चाहे उसके बाद आप बांडीपोरा में किसी दूसरे कैंडिडेट पे दाव लगाते हैं, जो कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस टिकट हासिल नहीं कर सका, वो इंडिपेंडेंट जा रहा है। जो कांग्रेस पार्टी को समझा नहीं सका कि कांग्रेस पार्टी यहां मजबूत है, यहां पर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट की भी जरूरत नहीं थी, वो अलग जाएगा। एक ड्रामाई अंदाज में इस इक्वेशन को आगे हम देख रहे हैं, लेकिन अगर ये इक्वेशन 15-15, 20-20 सीटों तक भी जाती है
तब भी आपको 10 सीटें और कम पड़ जाएंगी। उसके बाद आपकी अपनी पार्टी है, क्योंकि रीजनल फोर्स आपका पहला ऑप्शन होगा, माइनस बीजेपी के साथ। अगर बीजेपी क्लीन स्वीप भी जम्मू में करती है, तब भी उससे कश्मीर घाटी की सीटों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जो इंडिपेंडेंट यहाँ पे खड़े हुए हैं, यही वजह है कि लोकसभा में भी बीजेपी ने कश्मीर घाटी से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट को खड़ा करके कोई मामला इस तरह से आ जाएगा, बाद में असेंबली चुनावों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बड़ी ड्रामेटिक है। अगर आज प्री पोल अलायंस रीजनल पार्टीज की नहीं होती है, अगर जिस तरह से आपने कहा कि पीडीपी के पास 10 से 15 सीटें आ सकती है, इसी तरह से सीपीआईएम को 1 सीट दी गई, इसी तरह से पैंथर पार्टी को जो जम्मू प्रोविंस की सीट है उनको 1 सीट दी गई। एक बड़ा दिलचस्प केमिस्ट्री होगा जब 4 अक्टूबर को ये सारे पिटारे खुल जाएंगे। जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी वो जाएंगे। लेकिन बीजेपी को आज के वक्त में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए उनके पास पीडीपी माइनस हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता बीजेपी से जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो बीजेपी को फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ड्रॉप करने का जवाब मुझे समझ नहीं आया। और जिस अंदाज से उन्हें सीटें चाहिए, एक वाइब्रेंट अपोजिशन या एक वाइब्रेंट गवर्नमेंट बनाने के लिए, मुझे लगता है इस टीम को इकट्ठे होना चाहिए था। जो कश्मीर घाटी में वीर सराफ, सोफी यूसुफ और बाकी जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ये बड़ी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर की जो मिट्टी है, केमिस्ट्री है, ये शायद कुछ और मांगती है। मतलब ये हुआ कि जो इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं उनकी भूमिका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किंग मेकर की भूमिका में इंडिपेंडेंट्स होंगे। जहां इंडिपेंडेंट का झुकाव होगा उधर वो पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि कोई भी पार्टी अदरवाइज सिचुएशन में नहीं है कि बहुमत के दम पर वो अपने दम पर यानी पार्टी सरकार बनाने की सिचुएशन में हो मौजूदा हालात में। देखिए, कश्मीर में निर्दलीय उम्मीदवारों की बहुत कम तादाद थी। किसी वक्त में मुझे याद है कि जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली के इजलास कवर किया करते थे, इंजीनियर रशीद आजाद उम्मीदवार थे, बाद में अपनी पार्टी बनाई। इसी तरह से हकीम मोहम्मद यासीन अपनी पार्टी से एक ही उम्मीदवार उठता था, एक ही जीतता था। इसी तरह से जम्मू में पवन गुप्ता किसी वक्त में, जिन्हें आज बीजेपी का डायरेक्ट टिकट मिला, वो पूर्व एमओएस फाइनेंस रहे हैं, हसीब द्राबू साहब के एमओएस रहे हैं जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट थी। इन निर्दलीय उम्मीदवारों की तादाद कितनी होती थी? 2 से 3, 3 से 4 होती थी। लेकिन आपने सही सम अप इसका बता दिया। आज के वक्त में अगर 10 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीत जाते हैं तो बीजेपी के लिए राहत हो सकती है। अगर 10 में से 3, 4, 5 ही जीत जाते हैं तो यकीनन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार अपने बलबूते पे, अपने दम पे बनाना, जो एक हर पार्टी की ख्वाहिश रहती है, वो बहुत ज्यादा खटाई में पड़ सकता है। निर्दलीय उम्मीदवारों का बहुत ज्यादा रोल होगा। लेकिन कश्मीर घाटी में पार्टीज के लिए लोग ज्यादा जाते हैं, इंडिपेंडेंट्स के लिए बहुत कम जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।